समझो तो सही, अभी तो पढ़ाई शुरू हुई है, पहले चैप्टर पे हो, 25 पे मत भागो, पहले चैप्टर से आप लोगों को डेवलप करते हुए चलेंगे, ठीक है। तो क्या हुआ, पहले मैं समझा, आज मैं आपको सारी चीजें बता चुका हूं, मॉरल हजार्ड तक हम पहुंच चुके हैं। हाँ, मॉरल हजार्ड तक के बाद एक चीज रह गई विच इज नोन एज फाइनेंशियल अंडरराइटिंग। तो फाइनेंशियल अंडरराइटिंग को समझते हैं कि फाइनेंशियल अंडरराइटिंग क्या होती है। तो ये बीच में एक स्लाइड थी, बेसिकली इस स्लाइड के बाद कौन सी स्लाइड आनी चाहिए थी, ये वाली आनी चाहिए थी, एमएचआर वाली। अब मैंने आपको एमएचआर वाली स्लाइड के बाद दोबारा मैं वापस लेके गया फाइनेंशियल अंडरराइटिंग। तो फाइनेंशियल अंडरराइटिंग क्या होती है भाई, एक आदमी है, वो इंश्योरेंस कंपनी के पास पहुंचता है, मान लो एलआईसी के पास पहुंचता है और कहता है जी मुझे 10 करोड़ का इंश्योरेंस दे दो। इस आदमी के पास नौकरी नहीं है, क्या ये 10 करोड़ का इंश्योरेंस इसको देना बनता है? इस आदमी ने मान लो मार्केट से 1 करोड़ का, हमारे को नहीं पता इसने ब्याज पे पैसा ले रखा है, हमें नहीं पता इसने 2 करोड़ का ब्याज पे पैसा ले रखा है, हमें नहीं पता इसने क्या कर रखा है क्या नहीं कर रखा, इसकी इनकम नहीं है इतना हमारे को पता है, नो इनकम। अगर इसकी इनकम नहीं है तो क्या हम इसे 10 करोड़ का इंश्योरेंस दे सकते हैं? नहीं दे सकते। अरे 10 करोड़ छोड़ो, 1 करोड़ का भी इंश्योरेंस दे सकते हैं, क्यों दे दें भाई? ये आदमी पूरा क्या करना चाहता है, क्या पूरा करना चाहता है? अगर कोई भी चीज क्रिएट की जा रही है, कोई भी इंश्योरेंस दिया जा रहा है तो उसका जस्टिफिकेशन तो होना चाहिए। कोई आदमी जो रिक्शा चलाता है, मैं विद ड्यू रिस्पेक्ट टू ऑल रिक्शा वाला, मैं सिर्फ एक एग्जांपल दे रहा हूं, और वो मान लो दिन में 100 रुपए की दिहाड़ी कमाता है, तो 100 रुपए कमाता है तो पूरे महीने में कितने रुपए कमाता है? 3000 रुपए कमाता है। ये 3000 रुपए कमाने वाला आदमी जो साल के 36,000 रुपए कमाता है, सॉरी हाँ एक एग्जांपल ले रहे हैं भाई, 100 रुपए ऐसे एग्जांपल से कर रहे हैं, आप इसको किसी भी तरीके से ले सकते हो। आप इसको 500 रुपए कर दोगे तो ये आ जाएगा 15,000 रुपए महीना, और ये 81 आ जाएगा, ठीक है। तो वो आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो, उसके ऊपर हम नहीं जा रहे, ठीक है। कोई भी आदमी जो एक्स इनकम कमा रहा है, अगर वो 1 लाख रुपया साल का कमा रहा है, 10,000 रुपया महीना, तो उसे 1 करोड़ के इंश्योरेंस की क्या रिक्वायरमेंट, और हम ये 1 लाख के ऊपर 1 करोड़ कैसे दे दें? तो इंश्योरेंस कंपनीज ने कुछ रूल्स बना रखे हैं। कैसे रूल्स बना रखे हैं? अलग अलग कंपनी के अलग अलग रूल होते हैं। कभी इंश्योरेंस कंपनी बोलेगी कि भाई 35 साल से नीचे के जो लोग हैं, ठीक है, तो वो क्या है, उनको हम दे देंगे कितना, 20 लाख रुपए तक का इंश्योरेंस दे देंगे, 25 का दे देंगे, 30 का दे देंगे। वो इंश्योरेंस कंपनी से इंश्योरेंस कंपनी पे वेरी करता है। तो जितना भी है उसका हम 20 गुना दे देंगे, 20 टाइम्स। फिर क्या होगा, फिर बोलेंगे जी अगर इससे इस तक के बीच में है तो हम 15 गुना ही देंगे, जितनी भी उसकी इनकम है उसका। तो इनकम के ऊपर बेस्ड होता है कि हम कितना टाइम देंगे। और इनकम आप कैसे जस्टिफाई कर सकते हो, तो आओ मैं आपको सिखाता हूं कि कैसे इनकम को जस्टिफाई किया जाता है। तो इनकम को जस्टिफाई किया जाता है दोस्तों विद द हेल्प ऑफ फाइनेंशियल अंडरराइटिंग। तो अगर किसी आदमी का इंश्योरेंस आप करना चाहते हो तो आप क्या करो, उसका सैलरी सर्टिफिकेट लगा सकते हो। फाइनेंशियल अंडरराइटिंग को पूरा करने के लिए सिंपल एक फंडा है कि हमें सामने वाले अंडरराइटर को, जिसको नहीं पता कि ये सामने वाला आदमी किस कंडीशन में है, हमें उस आदमी को नहीं पता कि ये जो वर्मा जी जिससे ये इंश्योरेंस एजेंट मिलके आया है वो किस कंडीशन में है, कितना पैसे वाला है, नहीं पता। आपने कहा जाके कि जी वो तो बहुत बढ़िया कंपनी है, इन्फोसिस में काम करता है, तो वो कहेंगे जी ठीक है इन्फोसिस में काम करता है तो हम दे देंगे इनको इंश्योरेंस। आप ये बताओ उसको सैलरी स्लिप मिलती होगी? बोले बिल्कुल मिलती है, तो सैलरी स्लिप लाके दे दो। तो आपने सैलरी स्लिप लाके दे दी, सैलरी सर्टिफिकेट उसका दे दिया, उसको इंश्योरेंस मिल जाएगा। ले लो इंश्योरेंस। सैलरी स्लिप के हिसाब से मान लो महीने के 50,000 रुपए आ रहे हैं, तो सैलरी स्लिप से पता चल जाएगा कि साल के कितने 6 लाख रुपए ये कमाता है, और 6 लाख रुपए का 20 गुना अगर हम दे सकते हैं 20 टाइम्स, तो यानी कि 1 करोड़ 20 लाख रुपए का इंश्योरेंस हम इसे दे सकते हैं। आपने 50 लाख का इंश्योरेंस अगर उसका प्रपोज किया है तो वो पास हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। किसके बेस पे? सैलरी सर्टिफिकेट के बेस पे। और क्या चीजें होती हैं जो फाइनेंशियल टूल्स हम यूज कर सकते हैं फाइनेंशियल अंडरराइटिंग के लिए? पीएफक्यू यूज कर सकते हैं, पर्सनल फाइनेंशियल क्वेश्चनर। पीएफक्यू क्या होता है? एक पीएफक्यू यानी कि एक फॉर्म होता है, जैसे फिजिशियन रिपोर्ट होती है वैसी पीएफक्यू होता है, आपको ब्रांचेस से मिल जाएगा। वो पीएफक्यू में 3 साल की वो इंसान डिक्लेयर करता है कि मेरी पिछले 3 साल की इनकम ये है, मैं इनकम टैक्स रिटर्न मैंने नहीं भरी बट पिछले 3 साल की मेरी ये इनकम है। और इसके साथ साथ वो क्या कर सकता है, अपने बैंक की स्टेटमेंट उसको प्रूव करने के लिए कि मैं इतना पैसा कमाता हूं, बैंक की स्टेटमेंट भी लगा सकता है। इसको कहते हैं पीएफक्यू, पर्सनल फाइनेंशियल क्वेश्चनर। ये आदमी की सेल्फ डिक्लेरेशन के ऊपर चलता है, इसके बेसिस पे पॉलिसी दी जा सकती है। फिर अगर ये नहीं है तो भाई चार्टर्ड अकाउंटेंट का सर्टिफिकेट बनवा लो। तो कोई कहता है जी मैं तो ट्यूशन पढ़ाता हूं और मैं ट्यूशन पढ़ा के
5 लाख रुपए साल का कमाता हूं, बट मैं इनकम टैक्स रिटर्न नहीं भरता, तो भाई आप कोई दिक्कत नहीं है, आप सीए आपके बैंक स्टेटमेंट को चेक करेगा, वो सीए सर्टिफिकेट बना के दे देगा, तो सीए सर्टिफिकेट आप दे दो, हम केस पास कर देंगे। अच्छा आईटीआर दे दो, तो आईटीआर तो सिंपल है, 3 साल की आईटीआर दे दो और बड़े से बड़ा केस पास करा लो। 3 साल की जितनी एवरेज बन रही होगी, जैसे यहां एवरेज बन रही थी जैसे 6 लाख, तो किसी की 1 साल में उसने आईटीआर फाइल की 12 लाख की, दूसरे साल में आईटीआर फाइल की 14 लाख की, तीसरे साल में आईटीआर फाइल की 16 लाख की, तो 12, 14, 16 इन तीनों की जो एवरेज बन रही है वो बनेगी 14 लाख की। तो 14 लाख का 20 टाइम्स हम दे सकते हैं। ये मैं 20 गुना से बोल रहा हूं, आप समझ सकते हैं, जब मैं 20 बोल रहा हूं तो 15 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है, या आपकी कंपनी के रूल के ऊपर डिपेंड करेगा। मैं सिर्फ एक एग्जांपल दे रहा हूं। तो एवरेज इनकम कैसे निकाली इस तरीके से, तो आईटीआर की हेल्प से वो एवरेज इनकम निकल के आ जाती है। अच्छा मजे की बात बताता हूं, आईटीआर में ये कंप्यूटेशन लगाई जाती है आज के टाइम में। कई सारे आप इंश्योरेंस कंपनीज में देखोगे वो कहेंगे जी कंप्यूटेशन भी दो, क्यों दो, उसका रीजन मैं बताता हूं। मॉरल हजार्ड रिपोर्ट, जब आप मेरा वो वीडियो देखोगे जो हम आपको आज भेजेंगे, तो उस वीडियो में एक चीज आती है जिसमें पूछा होता है कि जी आपकी प्रीवियस इंश्योरेंस कितना है जो टोटल चल रहा है, और प्रीवियस इंश्योरेंस का प्रीमियम आप कितना देते हो। तो प्रीवियस इंश्योरेंस के केस में क्या होता है कि कहीं पे वो नॉर्मली कई सारे इंश्योरेंस एजेंट ऐसी लिख देते हैं, अरे 2 लाख रुपए लिख दिया, 3 लाख रुपए लिख दिया, 5 लाख रुपए लिख दिया, ऐसी कुछ भी इंफॉर्मेशन, और उसके हिसाब से प्रीमियम डाल दिया, 25,000 का प्रीमियम जाता है, जिससे कि ज्यादा इंश्योरेंस पास हो जाए, है ना, एसयूसी में ना आए। तो क्या होगा, जैसे ये कंप्यूटेशन जाएगी, इस कंप्यूटेशन में एक कॉलम होता है कि सेक्शन 80C में आपकी जो सेविंग है वो कहां कहां हो रही, और इसमें लिखा होता है LIP यानी लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, और उसके सामने लिखा होता है 1.5 लाख रुपए, यानी कि 1.5 लाख रुपए का ये लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम दे रहा है, और मॉरल हजार्ड रिपोर्ट में सिर्फ 25,000 रुपए दिखाया गया है। समझ आया मॉरल हजार्ड रिपोर्ट क्यों बनती है। इस तरीके से जब कंप्यूटेशन मांगी जाती है तो वो मॉरल हजार्ड रिपोर्ट और इसको मिलाया जाता है। अगर इंफॉर्मेशन सारी सेम है तो इंश्योरेंस का जो अंडरराइटर है वो केस को पास कर देगा, अगर वो सेम नहीं है तो वो क्वेश्चन पूछेगा कि भाई मॉरल हजार्ड रिपोर्ट में तो आपने ये बोला है कि 25,000 का प्रीमियम है, और जबकि एक्चुअल में 1.5 लाख रुपए का प्रीमियम इनकम टैक्स रिटर्न में दिखाया जा रहा है, तो आपने ये गलत इंफॉर्मेशन क्यों दी और इसका जस्टिफिकेशन दो। इस तरीके से ये चेक किया जाता है। इसी तरीके से जब इंश्योरेंस कंपनीज की बात आती है, कीमैन इंश्योरेंस की बात आती है, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय की बात आती है, तो ऑडिटेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट से देखा जाता है कि भाई ये कंपनी जो है, जैसे अमिताभ बच्चन ABCL का मैंने बताया, भाई एक साल में तो इसने पूरे साल में 1 करोड़ का प्रॉफिट दिखाया था, दूसरे साल इसने करीबन 70 लाख रुपए का प्रॉफिट दिखाया, तीसरे साल इसने 30 लाख रुपए का प्रॉफिट दिखाया, यानी ये गिर रही है, ये कंपनी जो है वो गिर रही है, इसके प्रॉफिट गिरते चले जा रहे हैं, ये लॉसेस में आती चली जा रही है कंपनी, ये डूब जाएगी। तो यानी कि ऑडिटेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या बैलेंस शीट से क्या पता चलता है, इससे पता चलता है कि भाई एक कंपनी की क्या सिचुएशन है और इसको इंश्योरेंस इस आदमी को देना बनता है या नहीं बनता। इसी तरीके से क्या लगा सकते हो फाइनेंशियल अंडरराइटिंग में, बैंक स्टेटमेंट लगा सकते हो, पासबुक लगा सकते हो। कई लोग बोलेंगे मेरे पास तो इनकम टैक्स रिटर्न नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, आपकी मंथ में सैलरी आ रही है, बैंक स्टेटमेंट दिखा दो, पासबुक दिखा दो। भाई कई सारे बैंक में अकाउंट है जी, मेरे पास स्टेटमेंट वैसे नहीं निकलती है, तो पासबुक दिखा दो, पासबुक में एंट्री हो रखी होगी उसकी फोटोकॉपी लगा दो। और तो और अगर कोई आदमी कहता है मेरा किसानी इनकम है, यानी मेरी खेती से इनकम होती है, तो जो तहसीलदार है आपके गांव का, वो अगर रिवेन्यू रिकॉर्ड बना के दे दे, लैंड रिवेन्यू रिकॉर्ड, तो लैंड रिवेन्यू रिकॉर्ड भी बना के दे दे अगर ये तहसीलदार, तो उसको भी आपका इनकम का प्रोसेस माना जाता है, आपकी फाइनेंशियल अंडरराइटिंग में शामिल किया जाता है। तो ये सारे के सारे जो टूल्स हैं दोस्तों, ये आपके फाइनेंशियल प्लानिंग के टूल्स हैं। यहां पे 2 इंपॉर्टेंट बातें मैं आपके साथ करना चाहता हूं और उसके बाद फटाफट चलेंगे हम कुछ ऐसी चीजों को सीखने के लिए जो बहुत बड़ी कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं इंश्योरेंस एजेंट्स के दिमाग में, तो उनके ऊपर बात करेंगे। तो मैं आपको बताता हूं, पहली चीज, फाइनेंशियल अंडरराइटिंग जो है, वो फाइनेंशियल अंडरराइटिंग में कोई भी जब आप फैक्ट फाइंडिंग करेंगे, तो आपको, मुझे नहीं पता, मेरे ख्याल से 5वां 6ठा कोई ऐसा कोई भी सब्जेक्ट आएगा, जब हम फैक्ट फाइंडिंग सिखाएंगे तो आपको 16 तरह के फैक्ट सिखाएंगे। तो जब वो फैक्ट आपको सिखाएंगे तो उन फैक्ट से आप इन वाली सारी डिटेल को मिलाओगे जो उसने प्रीवियस पॉलिसी में मेंशन कर रखी है। अब आप नए किसी आदमी के पास जाके बैठे, अगर उसका ऑक्यूपेशनल हजार्ड है, आपको पता है उससे कैसे बात करनी है, सिंपल तरीके से बोलना है, अगेन वही कि भाई ऑक्यूपेशनल हजार्ड उसमें कवर है या नहीं है। फिजिकल हजार्ड है, उसे कोई
इमीडिएट बेसिस पे आपको पता चलेगा प्रीवियस पॉलिसी में सही डिटेल है या नहीं है। फाइनेंशियल हजार्ड सिंपल तरीके से जब आप उससे पूछते हो प्रपोजल फॉर्म में देखो उसका वो कितनी इनकम दिखा रखी है और आप बोलो सर के इनकम से रिलेटेड आपने क्या डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस किए थे, वो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, अब नॉर्मली इनकम से रिलेटेड इंफॉर्मेशन ज्यादातर ठीक होती है, कोई एक्सट्रीम केस ना हो तो फाइनेंशियल अंडरराइटिंग ज्यादातर ठीक होती है। आदमी सैलरी स्लिप दे देता है या इस चीजें दे देता है, तो आप फाइनेंशियल अंडरराइटिंग कर सको और आप बढ़िया तरीके से अपने केसेस को पास करा सको, इसके लिए हम आपको लाइफ इंश्योरेंस अंडरराइटिंग में फाइनेंशियल अंडरराइटिंग भी सिखा रहे हैं। तो अब आपने फाइनेंशियल अंडरराइटिंग सीख ली और सारे तरीके सीख लिए कि किस तरीके से आप केसेस को पास करा सकते हो। इसके अलावा भी चीजें होती हैं, वो उसका कोई ना वो लिखित में कुछ भी नहीं है, उसमें कई सारी चीजें हो सकती हैं। जैसे कि अगर कोई आदमी किसी बड़े क्लब का मेंबर है, कई सारे बिजनेसमैन होते हैं कम रिटर्न्स दिखाते हैं बट उनके बच्चे बड़े बड़े स्कूल्स में पढ़ रहे होते हैं, उनके बच्चे उनके पास बड़ी बड़ी गाड़ियां होती है, तो हमने उन गाड़ियों की आरसी उनके इंश्योरेंस के पेपर लगा के भी केसेस पास कराए हैं फाइनेंशियल अंडरराइटिंग में कि भाई ये आदमी भले ही 5 लाख की इनकम टैक्स रिटर्न दिखाता है बट ये बड़ा मजबूत आदमी है। देखो इसका बच्चा जिस स्कूल में पढ़ता है उस स्कूल की फीस ही में साल की 5 लाख रुपए की है। देखो ये मर्सिडीज में तो घूमता है, देखो इसके पास इस क्लब की मेंबरशिप है, देखो ये चीजें दिखा के ना उसमें भी वो पास कराए जाते हैं। बट वो छोटे केसेस में कंपनी नहीं मानती। अगर कोई बहुत बड़ा केस है, कोई एक्सट्रीम केस है जो कॉर्पोरेट ऑफिस जाना है और उसके लिए आपके पास बहुत सारे रिकॉर्ड्स हैं, तो आप उस तरीके से भी केस में वो डाल सकते हो। अदरवाइज ये सफिशिएंट होते हैं कि इन फाइनेंशियल अंडरराइटिंग के बेस पे आप अपने केसेस को पास करा सकते हो। तो मेडिकल अंडरराइटिंग पता चल गई, फाइनेंशियल अंडरराइटिंग पता चल गई, मॉरल हजार्ड रिपोर्ट पता चल गई। अब मैं आपको कुछ स्पेसिफिक चीजें बताऊंगा, यानी कि एक मिनट दिखा देता हूं मैं आपको। कंफ्यूजन्स पे हम बात करेंगे, जो कंफ्यूजन लाइफ इंश्योरेंस की अंडरराइटिंग से रिलेटेड होती है। तो कई सारे चीजों के ऊपर बात करेंगे, वो अभी मैं आता हूं। उससे पहले मैं आपको क्या दिखा दूं, तो कंफ्यूजन्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अगले 10 मिनट आपको डिटेल में बैठ के सेशन को देखना है। 10 मिनट में सेशन को हम खत्म करेंगे, 10 से 15 मिनट में, और टाइमली खत्म होगा। बट उससे पहले थोड़ी सी चीज समझ लो कि गाइडलाइन, पिछली बार हमने नोटिस किया कि कुछ लोगों को गाइडलाइन से रिलेटेड कुछ कंफ्यूजन्स हैं। मैंने कहा वो कंफ्यूजन खत्म कर देते, तो भाई समझ लो। जल्दी जल्दी आपको 8 गाइडलाइंस बताता हूं। लास्ट टाइम बताई थी, आज फिर से रिपीट कर रहा हूं सही तरीके से। पहली चीज, रिपीट सेशन आपको सिर्फ 24 घंटे के लिए मिलेगा। तो माय डियर फ्रेंड्स, एक बात को समझ लीजिए, कई बार हमारे पास इस तरीके की रिक्वेस्ट आती है कि लोग बाद में कहते हैं कि मैं इस वजह से, इस बीमारी की वजह से, इस जगह जाने की वजह से, ट्रैवल करने की वजह से, किसी भी वजह से सेशन नहीं दे पाया। तो मैं आपको क्लियरली बता देता हूं, लास्ट टाइम भी मैंने बोला था, आप 10 लाख रुपए देके भी ये सेशन नहीं ले सकते। ये समझ लो मैं आपको एथिक्स सिखा रहा हूं, ये समझ लो कि मैं आपको आपकी जिंदगी में मैच्योर बना रहा हूं, ये सीख लो कि मैं आपको जिंदगी जीने का तरीका सिखा रहा हूं। अगर हम अपनी जिंदगी में अपनी ग्रोथ को लेके भी सीरियस नहीं हो सकते कि जब आपको 2 घंटे का सेशन भी दिया गया है, इसके बाद पूरी रात है, 10 घंटे 11 घंटे की रात में आपको 2 घंटे ना मिले, ऐसा हो नहीं सकता अगर आपको सीखने की नीयत है तो। उसके बाद पूरा दिन है, कल का पूरा दिन आपको मिलेगा। कल रात को 12 बजे तक सेशन अवेलेबल रहता है। तो इतनी देर में आप
24 घंटे आपके पास, 25 घंटे आपके पास होते हैं। इन 24-25 घंटे में ही आपको रिकॉर्डिंग देख लेनी है, उसके अलावा हम कभी भी कोई सेशन नहीं दे पाएंगे। दिस इज वेरी मच क्लियर। दूसरी चीज, नो क्वेश्चंस और पर्सनल चैट एट 9069062040। तो कई लोग क्या कर रहे हैं, पुराना वाला जो नंबर से वो रखा है 906 उसी के ऊपर क्वेश्चंस कर देते हैं और उम्मीद करते हैं कि क्वेश्चन के जवाब में चैटिंग करने को मिलेगी। तो दोस्तों, चैटिंग नहीं होती है। दिस इज द डेकोरम ऑफ द कोर्स कि हमने आपको बताया था कि आप सिर्फ अपने क्वेश्चंस डाल सकते हैं जिनका जवाब हमारी टीम नहीं दे सकती। वो जवाब कौन देगा? मैं खुद दूंगा। कब? जब हर तीसरे संडे को मैं जूम मीटिंग करूंगा और 906 80 70 पे जो क्वेश्चंस आएंगे उन क्वेश्चंस को लूंगा। तो आपका जो भी क्वेश्चन हो, आप किस नंबर पे डालेंगे? आप डालेंगे 9069068070 पे। तो दिस इज द राइट नंबर, दिस इज नॉट। इस नंबर के ऊपर ही आपके फीडबैक आने चाहिए, इसी नंबर के ऊपर ही आपके क्वेश्चंस आने चाहिए। ठीक है, ये आप डाल के भूल जाओ। ये कब कवर होगा? जूम क्लास में। कब? 3rd संडे, हर तीसरे संडे को। कितने बजे? 4 बजे से लेकर 5:30 बजे तक। कई बार 5 बजे खत्म हो जाता है, कई बार 5:30। तो 1 से 1.5 घंटे का ये सेशन होता है जिसमें वही क्वेश्चन लिए जाएंगे जो इसमें दिए गए होंगे। तो आप सोचो कि जूम क्लास में आके आप क्वेश्चन पूछोगे और उसका जवाब मिल जाएगा, नहीं। इस पे अपना क्वेश्चन डाल दीजिए, वो क्वेश्चन हम तीसरे संडे को कवर करेंगे। क्लियर है? आगे चलते हैं। तो मैंने आपको बता दिया 9069062040 नहीं, 8070 जूम क्लास में बताया जाएगा। कोई भी सपोर्ट आप एक्सपेक्ट ना करें 6:30 बजे के बाद। देखिए, आपके परिवार में भी आपकी सिस्टर हैं, मदर हैं, आपकी वाइफ हैं, आपके घर में आपकी बेटियां हैं, सेम ऑफिस का स्टाफ है। 6:30 बजे के बाद वो कॉल्स नहीं ले सकते। आपको हम क्लियरली ग्रुप में बताते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप में। और मैंने आपको बार बार बोला, मैं आज आपको फिर बता रहा हूं, सारी चीजों का सिर्फ एक सॉल्यूशन है, व्हाट्सएप ग्रुप। इसी ग्रुप में हम आपको सारी इंफॉर्मेशन भेजेंगे। तो समझ लीजिए यही सब कुछ है। इसी में आपको हम बताते हैं कि सेशन अवेलेबल है, हम आपको बताते हैं लिंक कैसे करना है, आपको हम बताते हैं कि कैसे इंफॉर्मेशन हम भेज रहे हैं। सारी चीजें हम इसमें शेयर करते हैं। जो वीडियो बोला जाता है, जो डॉक्यूमेंट बोले जाते हैं, जो भी मैसेज, हर चीज इसी ग्रुप में भेजी जाती है। तो अगर आपने इस ग्रुप को सीरियसली नहीं लिया तो आप समझ लेना आप कुछ